Hello children. In previous lecture we will discuss about the chapter ruling the countryside. मैंने उसके पहले चैप्टर्स आपको बताया था किस तरह ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ है इंडिया में, किस प्रकार यहाँ अंग्रेज पूरे भारत में अपना एक ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश की है और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उन्होंने भारत पे अपना राज कायम किया। नेक्स्ट चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था रूलिंग द कंट्री साइड, तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार का सेटलमेंट किया इन्होंने गांव के लोगों में, जमींदारों के साथ, पीजेंट के साथ, कि किस प्रकार हम टैक्स लेंगे, किस प्रकार यहाँ से रेवेन्यू लेंगे और उसी रेवेन्यू से हम लोग भारत में इस्टेब्लिश होकर उन्हीं के पैसे से हम यहाँ रहेंगे और समय आने पर उन्हीं के पैसों को हम लौट कर ब्रिटेन ले जाएंगे। ये डिस्कस किया मैंने इस चैप्टर में किस प्रकार का यहाँ उनका शासन कायम हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुआ। ठीक उसके आगे मैंने आपको एक पॉलिसी बताई थी, सेटलमेंट। मैंने बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको ले आया था, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त इसको बोलते हैं। ये डिस्कस किया था मैंने आपको अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। मैंने बताया था कि यहाँ जमींदारों को पावर दिया गया था और जमींदार किसानों से अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट करते थे और जो टैक्स कलेक्ट होता था उसका 10/11 अंग्रेजों को देते थे, 1/11 अपने पास रखते थे और मन करता तो हल्का फुल्का पैसा वो फार्मर्स को देते थे और फार्मर्स बेचारे किसी प्रकार उसी अनाज से अपने परिवार का जीवन यापन करता और किसी तरह वह गुजर बसर कर रहा था। अंग्रेज बार बार जमींदार का कहते थे, जमींदार जी आप थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, जो टैक्स आपको मिलता है भाई वो इन्वेस्ट कीजिए ज़मीन में, और जितना लैंड बढ़ेगा आपका भी टैक्स बढ़ेगा, मेरा भी टैक्स बढ़ेगा। ये पिछले टर्म पे मैंने आपसे डिस्कस किया। नाउ आगे ले चलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट हेडिंग प्रॉब्लम क्या हो गई परमानेंट सेटल में। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने जमींदारों को बोला कि भैया ठीक है भैया 10/11 मुझे दीजिए, बाकी आप अपने पास रखिए। आप 1/11 दे रहे हैं जमींदारों को, उसमें से वो कुछ अनाज दे रहा है फार्मर्स को, उसके पास पैसा बचा कहाँ कि वो इन्वेस्टमेंट करे। क्लियर? बाकी आपका फिक्स भी नहीं। चलो जमींदार बाई चांस अगर जमीन पे वो इन्वेस्ट ही कर दिया तो जमीन पे इन्वेस्ट करने के बाद क्या गारंटी कि नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट मंथ में आप उसे जमींदार के पद से हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये सारा पावर तो अंग्रेजों के पास है। जमींदार पता चला कि चलो भैया टैक्स कलेक्ट कर रहा है, बहुत सारा टैक्स हो गया, तो वो अच्छा खासा जमीन में इन्वेस्ट कर दिया कि भविष्य में मुझे फायदा होगा। लेकिन पता चला अंग्रेज ने कहा कि नहीं भैया आप तो टैक्स अच्छे से दिए नहीं, और अंग्रेज ने तुरंत उस जमींदार को जमीन से बेदखल कर दिया। इसीलिए वो जमींदार पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे लैंड पर, और लैंड पर पैसा नहीं इन्वेस्ट होने से ब्रिटिश की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और उस हिसाब से टैक्स नहीं मिल रहा है। तो ब्रिटिश और जमींदार को बीच में थोड़ा मतलब एक दूसरे का कंट्राडिक्ट होने लगा, एक दूसरे का विरोध होने लगा, क्योंकि वो कहता ज़मीन में इन्वेस्ट करो, जमींदार कहता भैया इतना मिल ही नहीं रहा है इन्वेस्ट करो। अंग्रेज कहता ठीक है तब किसानों से और टैक्स लो, वो कहते भैया किसान से कितना टैक्स लो, किसान तो वैसे ही परेशान है टैक्स देते देते, वो कहेंगे खेती ही नहीं करूँगा। तो यहाँ जमींदार अंग्रेजों से थोड़े नाराज होने लगे और अंग्रेज भी थोड़े जमींदारों से नाराज होने लगे। ये तो एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट, फार्मर्स तो पहले से ही परेशान है, उनका अलग ही प्रॉब्लम है। भैया हम सारा अनाज पैदा करते हैं, 10/11 तुमको दे देते हैं, 1/11 जमींदार को दे देते हैं, हम अपने पास क्या रखे भैया। तो किसान तो पहले से ही परेशान है। किसान को चाहिए ऐसी व्यवस्था जिससे वो आपको टैक्स दे सके और इतना पर्याप्त उनके पास अनाज ग्रेन्स बच सके जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। ये कहना है किसानों का। तो एक तरफ से जमींदार भी कंट्राडिक्ट हो रहे थे अंग्रेजों से और आपके किसान भी कंट्राडिक्ट हो रहे थे, वो भी नाराज हो रहे थे अंग्रेजों से। तो परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया 1793 में, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं देखने को मिला, क्योंकि जमींदार और किसान दोनों परेशान थे इनके इस परमानेंट सेटलमेंट से। क्लियर? ब्रिटिशों की मीटिंग हुई, ब्रिटिशों ने कहा लागू तो किया ये परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं जमींदार भी नाराज है, किसान भी नाराज है। इसीलिए अंग्रेजों ने एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। तो वही आपका नेक्स्ट हेडिंग है, और वो हेडिंग है ए न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। एक नया सिस्टम लाया गया परमानेंट सेटलमेंट की जगह पर। इसे लाया गया नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बंगाल में, बंगाल के नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो समझिए यूपी वाला क्षेत्र, वर्तमान में यूपी वाला क्षेत्र है ना उसका नॉर्थ। तो ये आ गया आपके समझिए यूपी के शुरू का क्षेत्र, यूपी के क्षेत्र पे आ गया। इसे लाया है
ये है न्यू सिस्टम जिसे लाया है 1822 में, 1822 में लाया है इसे मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी। ये जो पॉलिसी लेकर आया, इसी पॉलिसी को लोग महाड़वाली सेटलमेंट कहते हैं, महाड़वाली सेटलमेंट। इसमें क्या किया, हार्ड मैकेंजी ने जमींदारों का पावर खत्म कर दिया कि भैया ठीक है जमींदार जी, अगर आपको इतना लोड है तो आप जमीन छोड़ दीजिए। ठीक, हार्ट मैकेंजी की जो ग्रुप थी, जो उनके सैनिकों का जो कमेटी थी उसकी, हार्ट मैकेंजी ने उस कमेटी को हर एक क्षेत्र में भेजा और उसने कहा जाके पता करो इस क्षेत्र में अनाज का क्या प्रोडक्शन है, उस क्षेत्र में क्या है, उस क्षेत्र में। हाँ, एक बात याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स है वो फिक्स कर दिया गया था कि मतलब 10/11 मुझे चाहिए ही चाहिए, फिक्स था, वो ना बढ़ता ना घटता, 10/11 मुझे चाहिए। अंग्रेजों की जरूरत बढ़ रही है, अब जरूरत बढ़ी है तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए ना। परमानेंट सेटलमेंट बड़ी दिक्कत कर रहा था अंग्रेजों को, इसीलिए हाल्ट मैकेंजी ने ये महालवाड़ी सेटलमेंट लाया, जिसके तहत उसने हर एक गांव के प्रोडक्शन को पता करवाया। उसने कहा जिस हिसाब से गांव का प्रोडक्शन हो रहा है, हर एक गांव में उस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर? और गांव का जो टैक्स मुझे ला कर देगा वो कोई जमींदार नहीं देगा, बल्कि उसे देगा आपका विलेज हेड, प्रधान जो है वो लाके मुझे देगा। यानी प्रधान जी, आपका काम है कि गांव के किसानों से टैक्स कलेक्ट कीजिए और मेरे पास भेजिए, हर एक गांव का अलग अलग टैक्स, क्योंकि हर एक गांव का प्रोडक्शन अलग अलग प्रकार का। ये कहना है हाल्ट मैकेंजी का, और उसने इसे लागू किया यूपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में। ठीक है, तो ये हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया अलग अलग क्षेत्र पे। एक बात और, ये जो गांव था ना, पहले हम लोग विलेज विलेज गांव गांव बोलते हैं, इसको हाल्ट मैकेंजी ने महल वर्ड बोला है। तो कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज महल, तो याद रखिएगा ये विलेज को, गांव को ही बोलते हैं महल। क्लियर? तो आपको मैं दो पॉलिसी पढ़ाया, दो पॉलिटी पढ़ाया। एक पढ़ा दिया आपको परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त क्या है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया 1793 में। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया महालवाड़ी सेटलमेंट जिसे हाल्ट मैकेंजी ने लाया है 1822 यूपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में। क्लियर? चलिए, ये सिस्टम भी चालू हुआ, लेकिन कहा जाता है इस सिस्टम का भी परिणाम नॉर्थ इंडिया में तो अच्छा था, लेकिन साउथ इंडिया के राज्य में ये नहीं पहुंच पा रहा था। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में ना जमींदार है और ना ही साउथ इंडिया में कोई विलेज हेड है, ना ही प्रधान है। अब साउथ इंडिया में क्या किया जाए, तो साउथ इंडिया में एक और नई पॉलिसी लाई गई है, वही आपका नेक्स्ट हेडिंग है, मुनरो सिस्टम इसको बोलते हैं। क्योंकि इस पॉलिसी को भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैलाने का श्रेय लॉर्ड मुनरो को दिया जाता है, इसीलिए कुछ लोग इसे मुनरो सिस्टम कहते हैं। इसी को आपको रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं, रैयत किसान को बोलते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं कुछ लोग इसी मुनरो सिस्टम को। इसमें क्या किया गया भाई, नॉर्थ इंडिया तो चलो ठीक है, वहाँ परमानेंट सेटलमेंट भी है, महालवाड़ी सेटलमेंट भी है, कुछ ठीक ठाक चल रहा है। साउथ इंडिया में तो ना भैया जमींदार है, ना कोई गांव का प्रधान है। यहाँ क्या किया जाए, तो यहाँ जनरल रीड ने एक सुझाव दिया। जनरल रीड ने कहा ऐसा है, जो साउथ इंडिया के क्षेत्र है ना, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं। गांव जो है, वो गांव में जो रैयत है, किसान है, उनकी जमीन का मालिक उन्हीं को बना दिया जाए और उनसे समय समय पर टैक्स वसूला जाए, खुद ब्रिटिश के द्वारा। क्लियर? यानी हर 3-4 महीने पे एक अंग्रेज जाएगा और फार्मर से कहेगा ऐसा है फार्मर भैया, क्या हाल चाल है अनाज का। फार्मर बोलेगा सर ऐसा प्रोडक्शन हुआ, तो उस हिसाब से आप मुझे 90% टैक्स दे दीजिए। क्लियर? किसान झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि हर एक गांव, साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, हर एक गांव में ब्रिटिश के कुछ ना कुछ अधिकारी जरूर तैनात होते थे। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते थे अकाल पड़ा या समथिंग, कुछ फ्लड वगैरह आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वहां अंग्रेज इसीलिए तैनात रहता था कि वह इन सब चीज़ों पर निगरानी कर सके। तो ये है आपका रैयतवाड़ी। इसमें क्या किया, मुनरो द्वारा लाया गया ये मद्रास के क्षेत्र, साउथ इंडिया के क्षेत्र में, क्योंकि जमींदार और विलेज वहाँ हेड थे नहीं, तो वहाँ रैयत यानी किसानों को ही पावर दे दिया गया था। क्लियर? किसान खेती करिए, खेती करने के बाद जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगा उसका 90% हाल्ट रीड जनरल रीड को दीजिए, यानी अंग्रेजों को दीजिए, बाकी 10% रखिए आप अपने पालन पोषण के लिए, बाकी जमीन बढ़ाते जाइए अगर आपको जमीन मिले।
क्लियर। तो ये तीन सेटलमेंट है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है। कभी इनका डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, तो कभी इनका एक की हेडिंग के बारे में पूछ लेगा, कभी दो का डिफरेंस पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट केवल आपके इस क्लास के लिए नहीं है कि ये तीनों जो सेटलमेंट है वो इसी क्लास में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आगे जब आप इंटर क्रॉस करेंगे ना, जब कंपटीशन के व्यू में जाएंगे, तब भी ये तीनों सेटलमेंट आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपटीशन में इस तीनों सेटलमेंट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेटलमेंट, आप इसे छोड़ नहीं सकते। इसलिए ध्यान से पढ़िए। कौन लाया, कहां लाया, किस क्षेत्र पे लाया, क्या टैक्स था, किसका अधिकार था उस लैंड पे। क्लियर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका सबसे पहला है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में आपको जमींदार पावरफुल, टैक्स फिक्स होता था। हाँ, एक बात और याद रखो, परमानेंट सेटलमेंट को एक और नाम से बुलाते हैं, आपके पुस्तक में दिया नहीं है, उसे कहते हैं सूर्यास्त रेगुलेशन। सूर्यास्त, ठीक, मतलब रेस्ट हो गया, मतलब अस्त हो गए सूर्य जी। क्लियर। कहने का मतलब है, जमींदार से अंग्रेज कहते थे, ऐसा है महोदय, शाम होने से पहले मुझे टैक्स दे दिया करिए। शाम होने का इंतजार नहीं होता, जिस दिन को बोल दिया टैक्स देना है, उसी दिन शाम तक लाकर आप टैक्स दे दिया कीजिए। इसीलिए लोग इसको सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। ये नाम याद रखना, आपके पुस्तक में नहीं दिया है। क्लियर। चलिए, सेकंड वन क्या है? सेकंड वन महालवाड़ी है। महालवाड़ी में क्या हुआ? जमींदार को पावर ना देकर पावर दे दिया गया विलेज हेड को, यानी गांव के मुखिया को। किसान खेती करेगा, गांव के मुखिया को टैक्स देगा, वो मुखिया लाके अंग्रेजों को देगा। इसे लागू किया है आपके हार्ड मैकेंजी ने। कहां पर? यूपी के कुछ भाग और इधर के क्षेत्रों में। क्लियर। थर्ड वन मैंने आपको पढ़ाया रैयतवाड़ी। इसी को कुछ लोग मुनरो सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जनरल रीड इसे जरूर शुरू किए थे, लेकिन इसको पूरे साउथ इंडिया में एक्सपेंड कराया है लॉर्ड मुनरो ने। जो इन्होंने केवल मद्रास में शुरू किया था, जनरल रीड ने केवल मद्रास में ये सेटलमेंट लाया, लेकिन मुनरो ने इस सिस्टम को पूरे साउथ इंडिया में फैलाया था। इसमें क्या हुआ? किसी को मालिक मत बनाओ भैया, ना गांव के प्रधान को मालिक बनाओ, ना जमींदार को मालिक बनाओ, मालिक बना दो बेचारे फार्मर्स को, यानी रैयत को। वही डायरेक्ट टैक्स देंगे, अंग्रेज जाएगा उनसे वसूलेगा। क्लियर। तो ये तीन पॉलिसियां हैं लैंड से संबंधित, लैंड से रिलेटिव। इन तीनों पॉलिसी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपका ऑल वाज नॉट वेल। हाँ, सेटलमेंट तो तीन जरूर किया, लेकिन ये तीनों अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन तीन के तीनों पॉलिसी में सबसे बुरा हाल बेचारे फार्मर्स का होता था। बेचारे दिन रात खेती करते, अनाज का प्रोडक्शन करते, और आप आके उनका 90% अनाज छीन कर ले जाते। क्लियर। किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, अकाल पड़ गया या समथिंग कुछ ऐसा हो गया, तब अंग्रेज कहता कुछ भी हो आपको टैक्स देना होगा भैया। इस बार नहीं हुआ, जब अगली बार प्रोडक्शन होगा तो ये भी उसमें ऐड करके टैक्स देना। क्लियर। अब सोचिए कितना बड़ा जुल्म किया है इन फार्मर्स के ऊपर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अकाल पड़ गया, फ्लड आ गया, किसी प्रकार का ड्राट आ गया, सूखा पड़ गया, तो आप उनसे दो दो समय का टैक्स एक साथ लेते थे ऐड करके। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का निगेटिव इमेज रहा है इंडियन फार्मर पर, और इससे इंडियन फार्मर्स बड़े परेशान थे। तो ये जो तीनों पॉलिसियां आई हैं इंडिया में, इंट्रोड्यूस की गई हैं, ये तीनों पॉलिसियां फार्मर के लिए सबसे डेंजरस थी। और यही कारण है कि इन्हीं के समय कई लाखों किसान बेरोजगार, एकदम बेघर हो जाएंगे। ना घर रहेगा, ना खाने के लिए अनाज रहेगा। जब 1917 में महात्मा गांधी घूमे थे इंडिया में, 1915 से 17 2 साल उन्होंने घूमा है ना, ट्रैवल किया है पूरे इंडिया का। तो जब वो साबरमती आश्रम में आए थे, तो गांधी ने एक सेंटेंस कहा। गांधी ने कहा कि जो किसान हैं भारत में, कई लाख किसान ऐसे हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो 2-3 दिन खाना नहीं खाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक फेमस डायलॉग कहा। उन्होंने कहा, गरीबी जो है, poverty is not attract the close। तो गांधी ने एक पॉलिसी दिया। गांधी ने कहा था कि जो गरीबी है वो इंसान के कपड़े से नहीं दिखती है, नॉट सीन इन क्लॉथ्स बट सीन इन फूड, भोजन में दिखती है। जाके भारत में देखिए, कई घर, कई किसान ऐसे हैं जो चैन से एक वक्त का खाना नहीं खा पाते। वो है मेन गरीबी जो झलकती है इंसान के खाने से, ना कि उसके कपड़े से।
क्लियर। तो ये बुरा हाल रहा है इन किसानों का, और इन किसानों के बुरा हाल होने का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा रीजन ब्रिटिश है, और ब्रिटिश द्वारा लाए उनके लैंड संबंधित ये 3 पॉलिसियां हैं। क्लियर। तो वही आपके जो हेडिंग है ऑल वाज नॉट वेल, वो यही बात कही गई है उसमें कि 3 सेटलमेंट जरूर लाए गए हैं लैंड से संबंधित, लेकिन उन तीनों सेटलमेंट ने किसी प्रकार का कोई सुधार भारत में ऐसा नहीं किया जिससे किसान पूरी तरह चैन से रह सके। क्लियर है। तो ये हो गई 3 पॉलिसी। इसके बाद आपका क्रॉप्स फॉर यूरोप है, नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें क्या क्रॉप्स यूरोप का रहा है, प्रोडक्शन कैसे रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।